आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टॉपिक 1 जो कि हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित है। इसकी 2 पिछली क्लासों में हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारी क्रम से सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना जितने भी टॉपिक है सामान्य हिंदी के वो साहित्य हिंदी के मैं आपको संपूर्ण पढ़ाऊँगा। और अगर आपने पहले से ही इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में या रिवीजन के रूप में इन प्रश्नों को पढ़ सकते हो और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सभी क्लासों को इन क्रम से देखते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे तो आप इसी वीडियो को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और ये भी बताना कि आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हिंदी को नहीं पढ़ रखा है यानी इस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है तो आप सभी क्लासों को देखना, आपका संपूर्ण टॉपिक ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि देवनागरी लिपि विशेष रूप से किस देश की लिपि है। तो ये जो देवनागरी लिपि है ये किस देश की लिपि है, तो मैं आपको बता दूं देवनागरी लिपि जो है ना ये ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है और भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है दोस्तों वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि की एक पहचान ये भी है, जैसे मान लीजिए ये है कमल, इसके ऊपर जो ये रेखा है ना ये सिरो रेखा कहलाती है और ये रेखा जो है ये देवनागरी लिपि पर लिखी जाती है और ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये भी आपको याद रखना है, देवनागरी लिपि जो होती है वो अक्षरात्मक होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें तेलुगु भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो कब मिला था, तो ये मिला था 2008 में। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिला था वो तमिल को मिला था, कब मिला था 2004 में। उसके बाद मिला था संस्कृत को 2005 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। तो हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत कुल 9 राज्य आते हैं, जिनमें एक हमारा उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है। तो दोस्तों इसकी जो है ना राजभाषा वो है हिंदी, हिमाचल प्रदेश की। जितने भी प्रदेश आते हैं मैं आपको क्रम से सबको पढ़ाऊंगा, आप सभी प्रश्नों को देखना। दिल्ली की राजभाषा कौन सी है। दिल्ली की जो राजभाषा है वो हिंदी है और ऐसे प्रश्नों को पढ़ाऊंगा जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे। संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो संस्कृत जो है ना ये भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और प्राचीन भाषा कौन कौन सी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ये जो है ना दोस्तों ये प्राचीन भाषा है। हिंदी जो है ये आधुनिक भाषा है, आपको याद रखना है। तो संस्कृत जो है ये आर्य परिवार की भाषा है और प्राचीन आर्य परिवार जो है ना दोस्तों 3 कालों में बटा है, प्राचीन में, मध्यकालीन में और आधुनिक में। तो प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है, वो है संस्कृत, ये भी आपको याद रखना है। संस्कृत का जो समय माना जाता है ना वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कन्नड़ भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो कन्नड़ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है और ये द्रविड़ परिवार की भाषा है यानी दक्षिण भारत की भाषा है और कन्नड़ को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो 2008 में मिला था। अगला क्वेश्चन बिहार की राजभाषा कौन सी है। तो बिहार की जो राजभाषा है वो है हिंदी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है ना ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तुलु किस परिवार की भाषा है। तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं।
तो केंद्रीय हिंदी समिति की जो अध्यक्षता की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट करके बताना, और आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वो भी बताना कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बाल साहित्य सम्मान की अगर हम बात करें तो ये साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, भाषा सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भाषा सम्मान भी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था दोस्तों राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय कौन थे? तो इनका जन्म जो हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। और ये जो दोस्तों ये सती प्रथा को भी बंद कराया था इन्होंने लॉर्ड विलियम के बेटिंग के द्वारा 1829 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो लिपि की आवश्यकता पड़ती है भाषा को लिखने में। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग अगर राज्य की बात करें तो ये भारत के गुजरात राज्य में हुआ था, और शिलालेख की बात करें तो जयभट्ट के शिलालेख में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो मैं आपको बता दूं, राजभाषा संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। यानी ये समझ लीजिए कि राजभाषा को भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक दर्शाया गया है भारतीय संविधान में, और भारत सरकार का दायित्व है हिंदी का विकास करना। यह अनुच्छेद 351 के तहत बताया गया है। अगला क्वेश्चन, असम में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है? तो असम में बोली जाती है असमिया। असमिया भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये हुई है मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ या विकृत रूप कहा जाता है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो दोस्तों हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो हुई है ना, ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की जो जननी कहा जाता है वो अपभ्रंश को कहा जाता है, और आप बात करें हिंदी की आदि जननी की तो आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है ना ये फारसी भाषा का शब्द है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है कि सिंधु किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का है। और हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है, अगर संस्कृत भाषा के शब्द से पूछा जाए तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किया था ईरानियों ने, और ये सिंध को हिंद कहते थे। नेक्स्ट है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट, संथाली भाषा जो है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। मराठी और गुजराती किस भाषा परिवार की भाषा है?
तो मराठी और गुजराती जो है ना, ये भारोपीय परिवार की भाषा है और भारत में 4 भाषा परिवार है जिसमें सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा परिवार जो है वो भारोपीय है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। यहां आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों, जो एग्जाम में आप गलत कर सकते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई वो जो है वो क्या है? शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई जो है ना दोस्तों, वो है वाक्य। ये आपको याद रखना है। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाबी का। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की मुख्य राजभाषा है कोंकणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में से गुजरात की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो गुजरात की जो मुख्य राजभाषा है वो गुजराती है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान भी हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो इसकी राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। नेक्स्ट, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो पाली भाषा का अन्य नाम जो है वो प्राकृत है, क्योंकि पुरानी प्राकृत के नाम से पाली को ही जाना जाता है। 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 को हुआ था, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो ना मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो संपर्क भाषा कौन सी होती है जो दोस्तों, जैसे मान लो 2 भाषी प्रदेश है, ये अलग अलग, ये एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, तो ये जो है ना आपस में बात करने में संपर्क भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। प्राचीन युग में जो है भारत की संपर्क भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन युग में थी दोस्तों संस्कृत। बात करें वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा जो है वो है हिंदी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संपर्क भाषा का आश्रय किससे है? तो संपर्क भाषा का आश्रय जो है वो जन भाषा से है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय को क्या कहा जाता है? तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय जो कहलाता है वो संक्रांति काल कहलाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। नेक्स्ट, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो रोमन लिपि में जो है ना फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी भाषा लिखी जाती है, तो रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो हिंदी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। 1253 को इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के कासगंज में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी जो है ना वो अमीर खुसरो की रचना है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी जो कहा है वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तमिल, तेलुगु और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है और दक्षिण भारत की भाषा है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन ए सही आंसर है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। बात करें त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है, तो त्रिपुरा राज्य की जो राजभाषा है वो है बांग्ला। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा थी वो भी बांग्ला थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा की रचनाओं में मिलता है? तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है वो फारसी भाषाओं की रचना में मिलता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? तो ये मैंने आपको अभी बताया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा था? तो हिंदी भाषा को जो हिंदवी कहा था वो कहा था अमीर खुसरो ने। अवहट किन दो भाषाओं के बीच में आता है? तो अवहट जो आता है ये आता है अपभ्रंश और हिंदी के मध्य। अगला क्वेश्चन, पाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो पाली जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से जो तात्पर्य है वो है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। नेक्स्ट, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप है? तो संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर हिंदी। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो हिंदी जो है ना वो भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट, ब्रजबुली अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है? तो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो विश्व हिंदी सम्मेलन है, जो कि 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में हुआ था। नागपुर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। और इस समय जो है ना दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से ये सम्मेलन हुआ था। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर है? तो देवनागरी लिपि में अगर स्वर की बात करें तो कुल 11 स्वर हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा था ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो किसे माना है? तो ये माना है राजा मुंज को। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए जो प्रयोग होता है वो ज़बान हिंदी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, दोहा, जिसे दोहा भी कहा जाता है, मूलतः किस भाषा का छंद है? तो ये जो है ना ये अवहट अपभ्रंश भाषा का छंद है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः हमारी भाषा का नाम जो है हिंदी, ये किसकी देन है? तो ये है ईरानियों की देन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु नदी को कौन हिंदू या हिंद कहते थे? तो सिंधु नदी को हिंदू या हिंद जो कहते थे वो कहते थे ईरानी।
अगला क्वेश्चन है विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की है? तो आपको याद रखना है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की जो रचना की थी वो विद्यापति ने की थी। विद्यापति जो है ये अवहट भाषा के कवि है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता की रचना किसने की थी? विद्यापति ने। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? तो संस्कृत भाषा के दो रूप जो है वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। यह भी आपको याद रखना है कि लौकिक संस्कृत से पहले वैदिक संस्कृत आता है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो अपभ्रंश के पहले कौन सी आती है? प्राकृत आती है। और बाद में कौन सी आती है? अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। तो उत्तरकालीन अवस्था यानी बाद की अवस्था जो है वो है अवहट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप हमारी नेक्स्ट क्लास को भी जरूर अटेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।